हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के बेसिक प्रॉब्लम से लेके एक अच्छे लेवल तक की प्रॉब्लम कराऊंगा और इस कंसेप्ट को बिल्कुल ऐसे एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे जिससे कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट है इस चैप्टर में। मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सेलेरेटेड मोशन के होते हैं। मैंने आप तो पिछली क्लास में आपको इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम बताई थी, उससे पहली क्लास में लॉज बताए थे और एफबीडी सिखाए थे। तो अगर आपसे वो क्लास मिस है तो आप एफबीडी वाली वीडियो देखो, कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाए आपको, उसको देखो, फिर ये क्लास पूरी एंजॉय कर सकते हो आप। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो एक्सेलेरेटेड मोशन होता है कि अगर किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई सिस्टम एक्सेलेरेटेड है, ठीक है, तो वो सिस्टम एक्सेलेरेटेड मोशन कहलाएगा। इसका मतलब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर बोले भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सिस्टम का एक्सेलेरेशन 0 है, तो उसके लिए वो इक्विलिब्रियम हुआ। और एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेटेड हो सकता है एक ऑब्जेक्ट। कैसे, मतलब बता रहा हूँ, जैसे ये बस है, ठीक है, ये बस एक्सेलेरेशन ए से जा रही है, ठीक है, इसमें राम और श्याम बैठे, दो भाई बैठे, ठीक है, तो ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए भी मान लेते हैं, ये सी है, ये सड़क पे, तो हम ऑब्जेक्ट ए का मोशन देखना चाहते हैं, तो बी के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, तो बी के रेस्पेक्ट में तो ये क्या हुआ, इक्विलिब्रियम में। लेकिन ग्राउंड पे जो आदमी है उसके अकॉर्डिंग ए के पास एक्सेलरेशन है, तो ए के रेस्पेक्ट में ये क्या हुआ, सी के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेटेड मोशन में हुआ, ठीक है। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड बोलना या इक्विलिब्रियम में बोलना, ये भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, कौन ऑब्जर्वर कह रहा है, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ देखते हैं बच्चों। क्या बताया था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगेगा तो उसे हम बोलेंगे कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए ये, ठीक है, नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव चलेगा, जीरो नहीं चलेगा। अब देखो बच्चों, अगर मान लो एफ को हम लिखे तो एफ को क्या लिखा जा सकता है, एक्स डायरेक्शन में हो सकता है भाई नेट फोर्स, है ना भाई। ये जो फोर्स है इसको नेट को लिख रहे हैं हम, तो ऐसे एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। और अगर 3D सिस्टम हो तो एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। क्लियर है। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं एफ एक्स आई कैप सिग्मा ऑफ एफ वाई जे कैप और सिग्मा ऑफ एफ जेड के कैप। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे आपने सिग्मा नहीं लिखा, यहाँ पे भी सिग्मा लगा दो। तो बेटा फोर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उसका एक्सेलरेशन एक ही होगा। जैसे चौक है, इसमें इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट फोर्स लग रहे होंगे, एक दो मैं भी लगा दूं, ग्रेविटी लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन अगर ये चल रहा है तो फोर्स लाखों हजारों हो सकते हैं, इनफाइनाइट फोर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन एक ही होगा, यूनिक एक्सेलरेशन होता है। तो इसलिए सिग्मा नहीं लगाया। ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आप क्या लिख सकते हो, आई कैप को कंपेयर करो, तो सिग्मा एफ एक्स आई कैप, सॉरी सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स। आप ये भी समझ लो, ये समझ लो, ये समझ लो, क्वेश्चन करना है इसलिए इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं। वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी मास इंटू एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन, जेड में जो होगा वो मास इंटू एक्सेलेरेशन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जा सकता है। नोट करो इसको। अब इस पे बेस क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। पहले वेक्टर के ही हिसाब से करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आया, एक ऑब्जेक्ट है, उस मास है 2 kg, हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ a equal to a1 i cap plus 3j cap meter per second square when a force of 3 i cap, ठीक है, प्लस 3 i cap प्लस
6J कैप, ठीक है, न्यूटन। फाइंड वैल्यू ऑफ A1, ठीक है, ये पूछा जा रहा है बच्चा। क्लियर है? अब देखो A1 कहाँ लिखा हुआ है, ये अननोन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये A1 है, ठीक। अब देखो बच्चा क्या कर सकते हो आप देखा यार A1 बिल्कुल वही जो अभी बेसिक फॉर्मूला लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेक्टर फॉर्म में। फोर्स कितना है 3I कैप प्लस 6J कैप इक्वल टू मास कितना हुआ 2, एक्सेलरेशन A1 I कैप, A2 कितना है 3J कैप। भाई फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं बस, ठीक है। तो 3I कैप प्लस 6J कैप 2A1 I कैप प्लस 6J कैप, तो कट गया, ठीक है। 3 इक्वल टू 2A1। भाई देखो I कैप वाले आपस में कंपेयर कर दो, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। देखो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये 5, ये 15, ये 20, ठीक है, 5 और 10 और 15 और 5 20, 0, ये 20, ये 10 लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी जर्नी के दौरान ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ एक्सेलरेशन 0 से 5 के बीच में कितना है, और मतलब फोर्स मास है पार्टिकल का 2 kg, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 से 5 सेकेंड, 5 से 15 सेकेंड और 15 to 20 सेकेंड, ठीक है। इन टाइम इंटरवल में उसकी एक्सेलरेशन बताना है, फोर्स बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों मास दे रखा है, आप एक बात बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या पता लगता है आपको, फोर्स एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन स्लोप से पता करोगे नहीं, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम O to A, तो स्लोप पता करो इसका थीटा 10/5 प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी बच्चों, वो वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी जो इसका एक्सेलरेशन फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो जाएगा 2 और ये 2 कितना आ गया 4 न्यूटन, ठीक है। इस पे एक्सेलरेशन होगा 4 न्यूटन। कौन से इंटरवल में, O to A यानी कि 0 to 5। फिर एक बात देखो इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी आएगी इस रीजन में, इस रीजन में स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो एक्सेलरेशन 0 हुआ A to B 0, तो फोर्स भी कितना होगा A to B 0। क्लियर है बच्चों, इस इंटरवल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस इंटरवल में देखो स्लोप नेगेटिव है ना, 90 से बड़ा एंगल है, और इधर से पता कर लो ना, माइनस में कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C -10/5 आएगा, 10 और ये 5, ठीक है, -2 एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दैट इज 2 इंटू -2 -4, ठीक है। ये क्वेश्चन का एग्जांपल क्या हुआ, एक पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चला और फिर रिटार्ड किया। देखो अब देखो बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, एकदम छोटे छोटे, ताकि आपको कंसेप्ट बने। जैसे क्वेश्चन आया कि देखो ये एक ट्रॉली है, ठीक है, ठीक, इस पे एक बॉक्स रखा हुआ, बड़ी अच्छी बात है। ये ट्रॉली एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। बॉक्स इज प्लेस्ड ऑन ट्रॉली, ठीक है, और ट्रॉली जा रही है, 2 ऑब्जर्वर हैं बच्चों,
ये ऑब्जर्वर ए और ये बी, ये ग्राउंड पे है, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन बॉक्स फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब ऑब्जर्वर है ना, और सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कौन है, ऑब्जर्वर बी, ठीक है। देखो बच्चों, मतलब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि स्लिप नहीं कर रहा है बॉक्स, तो ये कुछ ऐसे हुआ जैसे मेरे हाथ पे चौक है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो चौक स्लिप नहीं कर रहा है ना, देखो, तो जितना एक्सेलेरेशन मेरे हाथ का है उतना ही बॉक्स का है, लेकिन उतना ही इस आदमी का भी तो है। तो अगर विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली देखा जाए तो मेरे हाथ, अच्छा बस में आप बैठे हो, बस में आपका ब्रीफ केस रखा, बस एक्सेलेरेट हो रही है, आपका ब्रीफ केस भी तो आपके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में ही है ना, आपने सही से रखा है, उसे फंसा के कहीं किसी बॉक्स वॉक्स में रखा है, तो बिल्कुल ऐसे इसका मतलब ये रुका हुआ है इसके रेस्पेक्ट में। तो विद रेस्पेक्ट टू है, पहले पार्ट का आंसर है फोर्स विद रेस्पेक्ट टू किसके, ट्रॉली, कितना हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम और एक्सीलरेटेड मोशन फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस आदमी के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कितना है, जितना ट्रॉली का। तो सेकंड लॉ ने हमें क्या बताया कि नेट फोर्स हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों, बताओ, नेट फोर्स हमेशा क्या लिखा जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका, वही मास तो दिया ही नहीं था, लिख लेते 3 kg, ठीक है। तो m इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 से 12, 12 न्यूटन, और विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, समझ में आया बच्चों, क्लियर है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं मैं तुम्हें, क्योंकि पहले छोटे छोटे क्वेश्चन पता लगा ये आपका खून पी जाते हैं, तो फिर बेकार है पहलवान क्वेश्चन करना, पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन कर ले तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और ये 2 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ठीक है, और ये 3 kg है, और ये 10 न्यूटन है, ठीक है, एंगल 37। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है, और एक्सेलेरेशन को ना IJK के टर्म में दिया है। तो याद करो बच्चों, पिछली क्लासेस, वेक्टर की क्लासेस, आपको रिजॉल्व करना सिखाया था। तो यहाँ क्या करना है, अगर ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड में आंसर आ रहा है तो रिजल्टेंट सिंपली कैलकुलेट कर लो। अगर IJK में आ रहा है डायरेक्शन के साथ, तो भाई IJK में कैलकुलेट करना है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखो ये x, ये y, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। क्या सिखाया था कि सबसे पहले क्या करो, रिजॉल्व करो। तो x में रिजॉल्व करो, तो 2 पहले से x में रिजॉल्व है, 10 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 37, ठीक है, यही आएगा ना। तो ऊपर देखो 1 में 1 न्यूटन, 10 sin 37, और इधर ये 5। तो x डायरेक्शन में ये 2 फोर्स हो गए, ठीक है, 2 + 10 cos 37, ठीक है, ये भी इधर, और कोई फोर्स तो नहीं है ना। तो 2 + 10 cos 37 कितना होता है बच्चों, 4/5, 5 दूनी 10, 2 + 4 दूनी 8, 10 न्यूटन, ठीक है। Fx कितना आ गया, 10 न्यूटन। Fy होगा बच्चों 1 + 10 sin 37 - 5, ठीक है। 1 + 10 sin 37 कितना होगा, 3/5 - 5, 5 दूनी 10, 1 + 3 दूनी 6 - 5। भाई कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि हमने क्या काम किया बच्चों, y डायरेक्शन में ये 2 फोर्स तो ऊपर की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, तो फॉरवर्ड y में कितना फोर्स होगा, तो 1 + 10 sin 37, ठीक है, और -5, तो 10 sin 37 3/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 - 5, 2 न्यूटन। अब देखो बच्चों, ये 2 फोर्स ऐसे आ गए, y में आया 10 न्यूटन, और ये
ये Fx 10 न्यूटन, ये 2 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 10 I कैप प्लस 2 J कैप, ठीक है। और F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो 10 I कैप प्लस 2 J कैप, मास कितना है 3A वेक्टर, तो A वेक्टर आ जाएगा 10/3 I कैप प्लस 2/3 J कैप। और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, समझ में आया। ऐसे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कुछ इस तरीके क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल बेसिक। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक बंदर है, ठीक है। बंदर के इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में टेंशन सब कुछ सिखा चुका हूं। ये बंदर एक्सेलेरेशन इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं इसमें पूछूंगा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय monkey on string if monkey is ascending with acceleration a, ठीक है। सेकंड, डिसेंडिंग, स्पेलिंग देख लेना बच्चे डिसेंडिंग वगैरह की, with acceleration a. Third, ascending with uniform acceleration, uniform velocity v, ठीक है। फोर्थ, इसको ध्यान से देखना, स्पेशल केस है ये, ascending with retardation A, जा तो ऊपर रहा है लेकिन रिटार्डेशन के साथ। और बंदर मामा का मास है m, m फॉर मामा, m फॉर मंकी, m फॉर मास, ठीक है। देखो बच्चों सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, असेंडिंग अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन A। बच्चों जो हम फोर्स लगाते हैं रस्सी के ऊपर वही टेंशन होती है रस्सी में, डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो ये हो गया mg, ठीक है। ये हो गया टेंशन, फोर्स बनाया, कितने एक्सेलेरेशन से जा रहा है। पहले केस में, ये पहले केस का डायग्राम है, गलती से हर केस में ऐसा नहीं है डायग्राम, ये ए फिर तो आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, mg, एक्सेलेरेशन ए। क्या पढ़ा है हमने भी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मतलब टेंशन वेट से ज़्यादा है, यानी कि अगर रस्सी कमज़ोर हो तो बंदर को बिना एक्सीलेशन के चलना चाहिए, तभी वेट जस्ट वेट के बराबर है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए अगर जितना ज़्यादा वो एक्सेलेरेशन लेगा उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, रस्सी टूट सकती है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एक रस्सी इतना फोर्स झेल सकती है, तो बताओ मैक्सिमम कितने एक्सेलेरेशन से जा सकता है बंदर। तो यहाँ वो मैक्सिमम फोर्स रख देना, यहाँ से एक्सेलेरेशन पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड पार्ट, डिसेंडिंग विद रिटार्डेशन ए। तो इसका वाले नीचे जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है भाई नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलेरेशन ए से। आपको कैसे नीचे कैसे जाए, ग्रेविटी अपने आप भेज देगी, लेकिन वो रस्सी को भी पकड़ के रखेगा, हल्के हल्के जाएगा, मतलब जी से कम होगा इस केस में एक्सेलेरेशन, ठीक है। देखो FBD बनाते हैं, जी से ज़्यादा हो गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जी से ज़्यादा एक्सेलेरेशन से वो नीचे चला जाए इस केस में, क्योंकि ये रस्सी है। अगर कोई वो होती रोड होती, पाइप वाइप, तब होता, उसे नीचे की तरफ खींचता वो और ज़्यादा एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट होता, अभी नहीं हो सकता, ठीक है। जी से ज़्यादा एक्सेलेरेशन, देखो बताता हूँ मैं यहाँ पे कैसे नीचे जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो t इक्वल टू mg माइनस ए। सोचो बच्चों, क्या a से a बड़ा हो सकता है g से, नेगेटिव आ जाएगी टेंशन, रस्सी में टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट
देखो बच्चों ये पार्ट हो गया, असेंडिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इक्विलिब्रियम नहीं कहलाएगा। तो उस केस में t mg के बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया, हटा दो इसको। अब इसको देखो, असेंडिंग विद रिटार्डेशन a, रिटार्डेशन के साथ ऊपर जा रहा है। तो जब रिटार्डेशन होता है ना बच्चों, तो मतलब यहां ये है कि जैसे ऊपर जाता हो ब्रेक लगा रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। तो इस केस में बच्चों, इस केस में रिटार्डेशन नीचे की तरफ होगा, मतलब एक्सेलेरेशन है ना, तो ऊपर जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन पीछे की तरफ है। भाई एक्सेलेरेशन का अपोजिट है ना रिटार्डेशन। तो क्या लिख सकते हो इसको, t माइनस mg माइनस टी इक्वल टू एम, मतलब ये दोनों केस एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो t कितना आ जाएगा यहाँ से, mg माइनस एम ए, समझ में आया। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, जा तो ऊपर आया लेकिन रिटार्डेशन, जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही हो अचानक ब्रेक लगनी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है, तब ये केस कहलाएगा mg माइनस ए। देखो बच्चों एक और केस, जैसे याद करो हमने पहले पिछली क्लासेस में ये इसका बेसिक केस करा था। ऐसे खींच रहे थे सिर्फ दो लोग, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला केस था। आज क्या है, इसको एक्सेलेरेट करके खींच रहे हो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये mg और ये इसकी विड्थ है b, हाइट है h, ठीक है बच्चों। इसका साइज नेग्लेजिबल मानना, मतलब ये विड्थ नेग्लेक्ट करना है। हमसे पूछा जा रहा है अब ये कितना फोर्स लगा रहे होंगे अब इस हालात में कि ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर आ रहा हो, एक्सेलेरेशन ए से ऊपर लाने के लिए कितना फोर्स लगा रहे होंगे। तो देखो ये जो फोर्स लगाते हैं बच्चों, ये टेंशन होता है, इसको ऊपर लाना है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होना चाहिए, तमीज से लाना है। तो अगर एक ने ज्यादा टेंशन बढ़ा दी उलट जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ माना जाएगा कि दोनों में टेंशन सेम होगी, ठीक है। ऐसे सोचो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो अगर आप इसका एफबीडी बनाते हो कैसे बनेगा बच्चों, ये थीटा, ये थीटा, ये टी, ठीक है, ये mg, मानते हो। और इस डायरेक्शन में बच्चों ये हो जाएगा 2t cos थीटा। कैसे सर, t का इधर कंपोनेंट, t का ये कंपोनेंट, t cos थीटा, t cos थीटा। तो अगर ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, m इंटू ए, ठीक है, मानता नहीं। 2t cos थीटा माइनस mg इक्वल टू m ए, 2t cos थीटा इक्वल टू m ए प्लस mg, ठीक है। t इक्वल टू एम ए प्लस एम जी बाय 2 cos थीटा। अब cos थीटा कितना होगा, यहाँ देखो ये b है, ये h है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, ये वाली अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस से। cos थीटा की जगह क्या रखोगे, देखो बच्चा 2 cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओ गलत हो गया, बी स्क्वायर, ये b बाई 2 होगा बच्चों, तो बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, समझ में आया। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात थोड़ी है इनमें। अब देखो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये m नॉट, ठीक है। इसको एक्सेलेरेशन ए से ऊपर खींचना है। वो ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम में भी कराया था। अब बिल्कुल वही क्वेश्चन है लेकिन डिजाइन बदल दिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय, एक्सेलेरेशन ए दे रखा है,
फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग एंड फ्लोर। ठीक है, अगर ये m मास के ऑब्जेक्ट को एक्सेलेरेट कर रहा है तो इस केस में इस पे कितना फोर्स लगेगा फ्लोर पे और इस पे। ठीक है, तो देखो mg, टेंशन T, ये T, ठीक है, ये m0g और यहां फोर्स देखो। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ बच्चों, यहां ये ऑब्जेक्ट तो एक्सेलेरेटेड है और ये इक्विलिब्रियम में। तो एक्सेलेरेशन तो आज पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा रखा है। तो पहले देखो m का FBD बनाओ, बिना FBD के क्वेश्चन मत किया करो बच्चों। ये T, अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर जरूरत ही नहीं है, कुछ इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे फिर आपकी आदत छूट जाएगी फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो अपवर्ड फोर्स T, नीचे की तरफ mg, क्या लिखोगे ma, है ना। तो T इक्वल टू कितना आ गया, mg प्लस ma। क्लियर है। अब तुम इस आदमी का फरीदाबाद बनाओ, फरीदाबाद बोलते हैं इसको, FBD, ठीक है, और n फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तुम मत बोलना फरीदाबाद इसको। अब इसको ऐसे लिखा, अब ये होगा n प्लस टी और ये m0g। ठीक है, n प्लस टी इक्वल टू m0g। भाई सोचो T तो आ गया, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, रस्सी पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वही टेंशन होगा। अब यहाँ नॉर्मल रिएक्शन देखना है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, m0g माइनस टी, है ना, और T कितना है बच्चों, m0g माइनस mg प्लस ma। ठीक है, तो ये फ्लोर पे एक्सर्ट करेगा ये। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन है, एक बलून है बच्चों, ठीक है, वो एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा है, ठीक, असेंडिंग कर रहा है और बॉयंस फोर्स की वजह से बलून ऊपर जाता है। अब ये कह रहा है कि इस पे इसका मास m है, ठीक है, इसमें कितना मास बढ़ाएं कि ये एक दिन डाउनवर्ड सेम एक्सेलेरेशन से आए, डाउनवर्ड आए और उतना ही एक्सेलेरेशन हो। तो मास बढ़ाना है, इसमें मास कितना हो जाए, m प्लस डेल टाइम। मान लो डेल टाइम मैंने जोड़ दिया, तो डेल टाइम की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मतलब बलून ऐसे जा रहा था ऊपर, इसमें मास बढ़ाते गए तो भी ये नीचे आना शुरू होगा और सेम एक्सेलेरेशन से आना है। तो डेल टाइम कितना हो, पढ़ लो आप क्वेश्चन। ड्यू टू बॉयंस फोर्स अ बलून इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलेरेशन ए, फाइंड द amount of mass that should be added on to the balloon such that it descending with same acceleration, descend with same acceleration। ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान मत देना। देखो तो पहले केस में देखो बच्चों, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस पर बॉयंस फोर्स होगा mg और एक्सेलेरेशन a, तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, b माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, यही बनेगा। अच्छा एक बात सोचो बच्चों, बॉयंस फोर्स जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसकी जब डेफिनेशन लिखाई थी कि ये मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सिस्टम के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। आप इसमें यहाँ मास बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम तो लगभग उतना ही हुआ ना, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब अभी भी बॉयंस फोर्स वही है। ठीक है, लेकिन मास आपने बढ़ा दिया, डेल टाइम कर दिया, एक्सेलेरेशन ही। अब क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, m प्लस डेल टाइम, ठीक है, इंटू जी माइनस क्या लिखेंगे, b इक्वल टू m प्लस डेल टाइम इंटू ए। आपको a और m दे रखा था, ठीक है, क्वेश्चन में बॉयंस फोर्स नहीं दे रखा था। क्या करो बच्चों, सोचो, इसको जोड़ दो तो b से b कट जाएगा, कितना बचेगा ये, और mg से mg कट जाएगा, है ना, डेल टाइम g, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2m प्लस डेल टाइम इंटू ए, है ना। तो डेल्टा m g माइनस ए इक्वल टू 2ma। तो डेल टाइम आ गया 2ma अपॉन g माइनस ए। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। कई बार बॉयंस फोर्स देता है तो तब पूछ लेता है, ए नहीं देता उस केस में। तो ये क्वेश्चन था। अब मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों तुमसे, बिल्कुल बेसिक सा। पहले इसमें बड़ी गलती होती है, आप करके देखो इस क्वेश्चन को। एक रॉकेट है मास m का, ठीक है, ठीक,
और ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर चलना शुरू करता है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ए से ऊपर चलना शुरू करता है, तो फाइंड द अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। अपवर्ड थ्रस्ट कितना लग रहा है? तो अगर आप ये खुद करोगे तो आपका आंसर आएगा सर ma। देखो बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, तो मैंने उसको बोला थ्रस्ट, TH फॉर थ्रस्ट। लेकिन इस पर एक वेट नीचे भी तो लग रहा है, वेट भी तो है इसका, है ना। अब लगाओ इस पर इक्वेशन, क्या बनेगी बच्चों? FTH माइनस mg इक्वल टू ma। तो थ्रस्ट फोर्स कितना हो जाएगा? mg प्लस a। क्लियर है? ये थ्रस्ट फोर्स आ गया, ठीक। अब देखो, अब यहीं पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार आ गया जेई में, IIT में, ठीक है। जैसे ग्राउंड पे ना दो मास रखे हुए हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखे हुए हैं, ठीक है। इसका मास m और इसका मास m, और ये रस्सी से बंधे हुए हैं। अभी देखना ध्यान से, ऐसे, और रस्सी की लेंथ है L, इधर की भी L है, मतलब 2L लेंथ है। किसी ने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के ऊपर खींचना शुरू कर दिया, ठीक है, फोर्स F से खींचना शुरू कर दिया। फोर्स F लगा रहा है, तो ये ऐसे देखो, जब ये ऐसे यहां से कोई खींचेगा तो ऐसे ये ग्राउंड पे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा और ट्रायंगल बनना शुरू हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर व्हेन स्ट्रिंग विल मेक, नहीं, व्हेन सेपरेशन विल बी रिड्यूस टू, व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम रिड्यूस टू 2x। मतलब फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, मैं इसे थोड़ा बदल देता हूं, ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B along horizontal direction when separation between them will be 2x, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आप इसे खींचोगे ऊपर की तरफ तो एक दिन ऐसा कोई फोटो बनेगा, डायग्राम बनेगा, ठीक है। बोलो होगा नहीं होगा? और अगर ये इसकी लेंथ L है तो ये भी L होगी, ये भी L होगी, ठीक है। और देखो ये डिस्टेंस में बोली है x, ये भी x, यहां रस्सी में टेंशन होगी, ये टेंशन T होगी, सेम होगी टेंशन, सिमेट्रिकल चलेगा। अगर बच्चों में इसको कह दो कि ये थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों? ये भी थीटा, मानते हो? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट P का BD बनाऊं, ये T और ये F, तो भाई ऊपर जा रहा है ना ऐसे, ठीक है। तो पॉइंट P तो मासलेस पॉइंट है ना भाई, इस पॉइंट का कोई मास तो नहीं है, तो भले ही एक्सेलेरेट हो रहा होगा ये पॉइंट, लेकिन मासलेस है। तो इसका मतलब अगर देखो मैं लिखूं इस डायरेक्शन में, देखो इसका कंपोनेंट T का इधर कितना आएगा? T cos थीटा, उसका भी 2T cos थीटा हो गया। क्या इक्वेशन लिखोगे? F माइनस 2T cos थीटा मास ऑफ पॉइंट P इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P, है ना। मैंने कई बार पहले बताया कि नोट है कोई, तो इसका मास नहीं है तो मासलेस है, तो ये पूरा जीरो, और अगर ये जीरो तो ये इसके बराबर, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन समझा रहा हूं क्योंकि बिगिनिंग स्टेज का क्वेश्चन कर रहे हो आप एकदम। अब ये F इक्वल टू 2T cos थीटा आ गया, अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, अब एक बात सोचो, ये L है ना, और ये x है। L क्यों है? ये वही तो रस्सी है, यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है। L है, ये x है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है। मैं इसको d लिख दूँ तो d पता है ना आपको कितनी होगी? √x² प्लस L², ठीक है। अब देखो बच्चों, जिसे हम यूज कर लेंगे cos थीटा की जगह। अब देखो ये एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है ना, दोनों के, t इधर की तरफ है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा,
तो मुझे बताओ अगर मैं एक कैप बी डी बनाऊँ किसी एक ऑब्जेक्ट का, जैसे बी का बना लिया, ये बी है, तो टी ऐसे लग रहा है उस पर, है ना, तो इस डायरेक्शन में टेंशन कितनी है, फोर्स कितना है, टी साइन थीटा, और वही एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो टी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, टी इक्वल टू एम, ओ सॉरी, ए इक्वल टू टी साइन थीटा बाय एम, ठीक है। और टी कितना है बच्चों, बोलो, यहां से टी कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा, हाँ, टी आ जाएगा एफ बाय टू एम, एफ बाय टू कॉस थीटा और ऊपर साइन थीटा, तो ये हो गया एफ बाय टू एम इंटू टेन थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां से टेन थीटा कितना होगा, एक्स बाय डी ना, भाई क्वेश्चन है बच्चा, ऐसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये एम और ये 2m, ठीक है, इनके नाम रख लेते हैं। ये क्वेश्चन इनमें से ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया भी हुआ है जेई में, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस स्प्रिंग को, मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर हम इस रस्सी को काट दें तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के एक्सेलरेशन बताओ, ये पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये देखो, कट करने से पहले इक्विलिब्रियम है, ठीक है, यहां टेंशन होगा, ठीक, T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले कट करने से पहले की सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि सोचो कट, मतलब पहले मैं लिख दूं क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B जस्ट आफ्टर कट इन स्ट्रिंग, ठीक है। एक बात सोचो बच्चों, कट करने के जस्ट, अभी ये स्प्रिंग खिंचा हुआ है, जैसे यहां से कट करोगे तो हट जाएगा, तो ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट होगा नहीं, कहीं पे भी, ऊपर नीचे जहां पे भी। इसका मतलब यहां पहले कट करने से पहले कितना रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में स्टोर हो रखा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग के बेसिक बिल्कुल फोर्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने इसको कट किया बच्चों यहां से, ठीक है, जैसे हम इसको यहां से कट करते हैं, नहीं सॉरी, कट करने से पहले देखते हैं, इसका वेट 2 mg होगा, इसका वेट mg, तो पहले इनकी एफबीडी बना लेते हैं। पहले मैंने बी का एफबीडी बनाया 2 mg और ये T1, तो भी तो इक्विलिब्रियम में है, तो T1 किसके बराबर आ गया, 2 mg के, क्लियर है। अब तुम एक एफबीडी बनाओ, T2 mg और साथ में T1, मानते बच्चों। इसके इक्विलिब्रियम में क्या लिखा जाएगा, T2 माइनस mg प्लस T1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, ओ ये तो इक्विलिब्रियम ही है, तो T2 किसको बैलेंस करेगा, mg प्लस T1, है ना। तो T2 mg और T1 की जगह क्या रखोगे, 2 mg, कितना आ गया, 3 mg, ये T2 है, और T2 ही होता है रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब Kx इज T2, ये अंडरस्टूड बात है, जानते हो ना। जिस रस्सी में जो फोर्स लगता है वही उसमें रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रस्सी में टेंशन, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, अब रस्सी जाएगी कट, रस्सी कट होते ही बच्चों ध्यान से सुनना, ये फ्री हो जाएगा, और अगर ये फ्री हुआ तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं है, बस केवल वेट होगा इसका। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सेलरेशन, कट करने के बाद बी का एक्सेलरेशन होगा बच्चों जी, फ्री फॉल कर रहा है। अब देखो इसके बारे में सोचते हैं, इस पे देखो T2 तो अभी भी लग रहा होगा, क्यों सर, क्यों लग रहा होगा भाई, और T1 0, रस्सी कट गई, क्योंकि जैसे आपने रस्सी कट की होगी ना, तो स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स तब खत्म होता है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में जाएगा। आपसे बोला जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मतलब एकदम उसी इंस्टेंट पर, तो ब्लॉक नहीं मूव किया होगा, एक्सेलरेशन शुरू हो गया होगा, ब्लॉक मूव नहीं करा होगा। जैसे
मैं से यहाँ फिर इसे छोड़ दूँ एकदम t इक्वल टू 0 पे, तो उस टाइम ये एक्सेलेट होना शुरू हो गया, लेकिन अभी एक्सेलेरेशन आ गया इसके पास g, लेकिन चला नहीं अभी ये, उस टाइम इनिशियल स्पीड 0 मानते हैं ना। ऐसे ही आपने इसे कट कर दिया तो रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ऊपर, वेट नीचे, तो ये चलेगा तो किसी डायरेक्शन में, लेकिन चलना शुरू नहीं किया इसने, एक्सेलेरेशन होना शुरू हुआ है, अभी एक्सेलेरेशन आया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है इसका मतलब चला नहीं है वो, अब जब चला नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, तो स्प्रिंग अभी भी उतना ही खींचा हुआ है, समझ में आया। तो इसका मतलब अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, ठीक है, तो इसका एक्सेलेरेशन ए ऑफ ए लिख दिया, ठीक है, जस्ट कट करने के बाद है mg, और ये तो हट ही गया इसके तामझाम, तो T2 माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए ऑफ ए, ठीक है, और T2 कितना था याद करो 3mg माइनस एम जी इक्वल टू एम ऑफ ए आ जाएगा 3mg माइनस एम जी, कितना आ जाएगा बच्चा 2mg, और m ये था तो m से m कट गया, ठीक है, a ऑफ a आ गया 2g, तो a तो 2g एक्सेलेरेशन से चलेगा और b g से नीचे गिरेगा, ये अपवर्ड है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया। देखो बच्चों पे एक अलग क्वेश्चन है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है ये, ठीक है, जिसका रेडियस बच्चों r है, ठीक है, r रेडियस है, इसका सेंटर O और वर्टिकल प्लेन में रखी है, जैसे हैंड फैन होता है ना ऐसे, ठीक है, यहाँ सेंटर इसके किनारे पे वर्टिकल डायमीटर समझ लो ऐसे, ऐसे ये आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक, इसके यहाँ इस एक किनारे पे एक स्प्रिंग बंधा हुआ है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 3r/4, आप समझ जाओ अब, तो इसका मतलब r से तो कम है ना, तो ये स्प्रिंग खींच रखा है ऐसे, कैसे पता लगा, ये 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, है ना, और अगर यहाँ से आप ऐसे लेके जाओ तो ये भी तो r है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा बच्चा, है ना, तो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो अगर ये 60 तो ये भी 60, तो ये लेंथ कितनी होगी r, है ना, और नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की कितनी है 3r/4, r से कम है, इसका मतलब ये खींचा हुआ स्प्रिंग है, इसको यहाँ एक छोटी रिंग डाल रखी है जिसको बोलते हैं बीड, स्मॉल बीड अटैच विद स्प्रिंग हेल्ड एट P, मतलब यहाँ पे रोक रखा है उसको, रिंग पड़ी हुई है बच्चे इसमें, इसका मास m होगा, m मास ऑफ बीड है, ठीक है, गिवन होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन था मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मास ऑफ बीड, ठीक है, बीड होती है बच्चों स्मॉल रिंग, ठीक, उसको यहाँ रख रखा है, ये से स्प्रिंग खींचा हुआ है, इसको छोड़ दोगे तो इधर की तरफ टेंजेंट के लॉन्ग भागेगा नहीं, समझ रहे हो, और कोई रास्ता तो है नहीं, तो टेंजेंट के लॉन्ग चलेगा, तो t इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज किया है यहाँ से, उसी टाइम आपको दो चीजें बतानी है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है बीड पे, ठीक है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि इसमें रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स होता है बच्चों ऐसे लगेगा, देखो इधर की तरफ, ठीक है, और कितना होगा भाई, खिंच रहा है ना, तो इधर की तरफ kx, और x कितना होगा, तो नेचुरल लेंथ में r में से नेचुरल लेंथ घटा दो, सर क्यों, क्योंकि बच्चों ये भी r होगा ना भाई, ये r है ये r है, और ये 60 तो पक्का ये भी r होना है, तो कितना आ जाएगा 3r/4, तो x इलोंगेशन जो है r/4 है, ठीक है, k की वैल्यू दे रखी है mg/r, तो f जो होगा, देखो f जो होगा k की जगह mg/r और x की जगह r/4, कितना आ गया mg/4, तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई कि इतना फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मानते हो बच्चों। हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन, देखो नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, जो रेडियस के लॉन्ग होगा ऐसे, यहाँ इस पे एक वेट होगा mg, और आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर देखो ये लाइन 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो यहाँ से भी कितना बनाएगी 60 डिग्री बनाएगी नहीं एंगल, ठीक है, ये रेडियस वाली लाइन है ऐसे, f ऐसे, तो f का अब देखो मैं p पे पॉइंट पे ऐसे n बनाता हूँ, ये n, ये f, ये 60 डिग्री, और mg ऐसे,
और ये 60 डिग्री। तो इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट रिजॉल्व करो। एक बात और है, इस लाइन के लॉन्ग कभी नहीं चल सकता है, ये हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग चलेगा, क्योंकि रिंग पड़ी हुई ना ऐसे, तो वो इस डायरेक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। ये इस तरफ चलेगा, टेंजेंट के लॉन्ग चल सकता है ना बच्चों। यहाँ कुछ ऐसा है, जैसे इसमें रिंग पड़ी है, ये ऊपर नीचे चल सकता है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता। तो देखो एम जी का इधर कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा, एफ का ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा। सोचो एफ को इधर रिजोल्व किया इस लाइन के लॉन्ग, एम जी को इधर रिजोल्व किया, है ना। अगर इक्विलिब्रियम है बच्चों तो एन किसके बराबर होगा, एन प्लस एफ कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा के ना, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 लिख दो दोनों जगह। तो एन इक्वल टू एम जी कॉस 60 1/2 माइनस एफ 1/2, है ना। तो एम जी बाई 2 माइनस एम जी बाई 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे आप, 2 मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो एम जी बाय 4 आ जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। बताओ किसी को डाउट है तो बोलो। समझ में आया बच्चों? ठीक है, एम जी बाय 4। अच्छा एक मिनट, कुछ गलती कर दी। एफ की जगह बच्चों एफ है ना, एफ एम जी बाय 4 है, ओ एक मिनट, एम जी बाय 8 आ जाएगा, ठीक है, एम जी बाय 8। एफ की जगह देखो एम जी बाय 4 रखो ना, एम जी बाय 8 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 एम जी, हाँ मुझे भी लग रहा थोड़ा सा अलग सा आंसर आ रहा है, तो ये 3 एम जी बाय 4 आ गया, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब मैं पहले पार्ट को रब करने जा रहा हूं। देखो अब इसके बाद देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, जैसे ये एन है ना, ये टेंजेंशियल वाली डायरेक्शन है, ये वाली, यहाँ पे टेंजेंट ऐसी डलेगी ना, तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना है, एम जी का साइन 60 कंपोनेंट, ये है ना टेंजेंट ऐसे, और एफ का कितना कंपोनेंट है, एफ साइन 60। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, हो सकता है तुम में से किसी को ऐसे लगे कि सिर्फ सर्कल पे घूमेगा तो सेंट्रीपिटल होगा इस पे, तो एन माइनस आउटवर्ड फोर्स नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर किसी बच्चे ने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो, मैंने नहीं पढ़ा है अभी सर्कुलर मोशन बच्चों, टी इक्वल टू 0 पे ये एक्सेलेरेट तो हो गया लेकिन चला नहीं है, इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, थ्रो नहीं किया इस जगह से, रिलीज किया इसको, तो उसका मतलब इनिशियल स्पीड 0, तो सेंट्रीपिटल बना ही नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए नहीं लिया, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आई है। तो अब देखो टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स, दो फोर्स हैं बच्चों, एफ साइन 60, भाई देखो ना आप टेंजेंट के लॉन्ग, नॉर्मल रिएक्शन तो आ नहीं सकता, 90 डिग्री पर रिजॉल्व नहीं हो सकता टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो एफ साइन 60 प्लस एम जी साइन 60, ठीक है, इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, एफ हो जाएगा यहाँ वही एम जी बाई 4 साइन 60 √3/2 प्लस एम जी √3/2, ठीक है। एम जी √3/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1/4 + 1, ठीक है, 5/4 एम जी √3, एक 2 ये है ना, एम से एम कट गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 5g √3/8। बच्चों ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। का एप्लीकेशन देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे आपको याद है वो बातें कि अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ से चला, ये x नॉट पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पे, इसकी वेलोसिटी u है, तो यहाँ जाके वेलोसिटी v हो गई और इसकी पोजीशन नहीं है x, ठीक है। ये सब बताया था मैंने। अब आप सोचो अगर यहाँ ये एक्सेलरेट भी हो रहा है तो एक्सेलरेशन का कॉज होता है बच्चों फोर्स, है ना, तो F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा F/m। तो जैसे पहली इक्वेशन है आपके पास V इक्वल टू U प्लस AT, तो A की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, अब डायरेक्ट F/m लिख दो, पहली इक्वेशन बन गई।
अच्छा, अगर जरूरी नहीं कि फोर्स एक्सेलरेट कर, रिटार्ड भी कर सकता है, तो माइनस लिख दो। बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस माइनस यू टी प्लस हाफ ए की जगह एफ अपॉन एम टी स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस माइनस हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो। तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टू ए की जगह एफ अपॉन एम 2ax होता है बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया, है ना। और अगर आप इसमें भी लिखना चाहते हो x, तो x माइनस एक्स नॉट होता है। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर मोशन मंडी, नहीं देखा तो देख लो यार, उसको पढ़ लो। तो ये 3 इक्वेशन बना दी। आप इसे इजी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x नॉट 0 कर लो, वही बेसिक से फॉर्मेट में आ जाएगी ऐसे, ठीक है। एक्सेलेरेशन तब है जब फोर्स एक्सेलेरेट कर रहा हो, रिटार्डेशन तब है जब वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा हो। देखो अब यहां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg at t equal to 0, ठीक है। फाइंड द, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, वेलोसिटी एंड पोजीशन एट t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल मान लो कि ओरिजिन पे है वो। तो देखो बच्चों, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, वेलोसिटी और पोजीशन पूछ रहा है, तो ऐसे सोचो, यहां से चला, रेस्ट से चला। जब कुछ नहीं बताता ना इनिशियल कंडीशन के बारे में, तो एट t इक्वल टू 0 पे रेस्ट में मान लो इनिशियल स्पीड, इसका मतलब कितनी हो जाएगी 0। ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, मास 5 kg, ठीक है। ये फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है। x ऐसे v इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। v इक्वल टू u 0 प्लस a कितना होगा, f अपॉन m, वो तो हमने अच्छा पहले ही लिख रखा है, f अपॉन m इंटू टी। देखो बच्चों, फोर्स कितना हुआ 20, मास कितना हुआ 5, टाइम कितना है बोलो, टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है। 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पोजीशन बतानी है, तो यू टी प्लस हाफ एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो एफ की जगह माइनस और यू सॉरी प्लस क्यों, क्योंकि यही एक्सेलेरेट कर रहा है, यही स्पीड दे रहा है 0। तो हाफ, फोर्स कितना है बच्चों 20, मास 5, 2 2 2, एक्स आ गया 40/5। ये क्या बदतमीजी है, दोनों की वैल्यू सेम ऐसा हो जाता है बच्चों। तो ये डिस्टेंस आ गया ठीक है बच्चों। अब सोचो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट नहीं। देखो एक और बात, अगर कभी बोले रिटार्डेशन और रिटार्डिंग फोर्स दोनों अलग अलग हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव फोर्स एक ही वर्ड हुआ, लेकिन रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन का डायमेंशन है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर बोले रिटार्डिंग फोर्स तो एफ है, और रिटार्डेशन बोल रहा है ओनली तो रिटार्डेशन। जैसे 1D में ये बात मैंने कई क्वेश्चन में आपको सिखाई थी। देखो जैसे क्वेश्चन आया, अ कार इज मूविंग with the speed of 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स। देखो रिटार्डिंग फोर्स, अगर रिटार्डेशन बोलता तो इसका मतलब एक ही वैल्यू पूछ रहा था, रिटार्डिंग फोर्स टू स्टॉप द कार विद इन 2 सेकेंड।
देखो बच्चों, बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। जैसे ये कार है, इसकी स्पीड कितनी है इनिशियली 50 मीटर पर सेकेंड। इसको रोकना है, तो रोकने पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 0। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये पता करनी है ना? नहीं, टाइम बताना है। टाइम 2 सेकेंड है, रिटार्डिंग फोर्स बताना है, डिस्टेंस पूछा नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस 80। v क्या करेंगे 0, u ए फोर्स अपॉन मास इंटू टाइम, तो t इक्वल टू एम यू एफ अपॉन एफ। ठीक है, m कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ओ कार का मास नहीं दिया। जनरली जो इंडियन कार होती है छोटे बजट की, वो इतने वेट की होती है बच्चों, 1250 किलो। तो 1250, यू कितना है 50। ठीक है, और फोर्स ही पूछा है, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 25 मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको। बड़ी सी कैलकुलेशन है, उससे नहीं होती ऐसी कैलकुलेशन। तो देखो, ये आपने पता किया कि कितना फोर्स होगा। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक पर। मतलब ये आपको जस्ट सिखा रहा हूँ कि हाँ भाई इक्वेशन में मोशन लगा देना, और कब नहीं लगाओगे इसको, ध्यान देना। जब फोर्स वेरिएबल होगा तो इक्वेशन लगा मत देना। ठीक है, जैसे भी दिखाऊंगा एक दो क्वेश्चन शायद ऐसे आज। पहले हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक, ये आपकी बेसिक बुक में होगा एनसीईआरटी वगैरह में। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg start moving with speed 5 meter per second towards east. ठीक है, a force of 100 Newton applied towards north for 10 सेकेंड। ठीक है, ऑन इट। ठीक है बच्चों, फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 10 सेकेंड एंड t equal to 11 सेकेंड। ऐसे कुछ भी टाइम बोल देगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ सिचुएशन देखो, ये पार्टिकल को यहीं से मान लो कि ओरिजिन से चला है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये लिख लो, ये क्वेश्चन में देगा आपको। ठीक है, कि ओरिजिन से चला है, x इक्वल टू 0 से, जैसे भी, तभी पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि पोजीशन के लिए आपको रेफरेंस देना जरूरी है। तो यहाँ से चला कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। फोर्स आप इधर की तरफ लगा रहे हो, कितना 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्स बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड नहीं घटाएगा, जब ये यहाँ जा रहा होगा, जब देखो एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के अपोजिट साइन होते हैं तब तो स्पीड घटती है। और जब ये पहले इसको रोकेगा, मेरे हिसाब से ये पहले इसको रोकेगा, फिर रोक के से वापस करेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि पोजीशन कितनी है। कई बार ऐसे होता है ना, याद करो 1D में आपसे पूछा था मैंने डिस्टेंस ट्रैवल बताओ, ये सब, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो पोजीशन बतानी है। तो जो हमारी इक्वेशन होती है ना, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये पोजीशन ही बताती है। तो x कितना है पता करना है, u कितना है 5 है ना, और टाइम कितना है 10 माइनस हाफ, a कितना है बच्चों यहाँ पे, फोर्स अपॉन मास। माइनस क्यों लगा, क्योंकि अपोजिट में 5 बाय मास, मास कितना है 2, और टाइम 10 इंटू 10। ठीक है, देखो बच्चों 5 और ये भी 5, ये 50 माइनस 2500। ठीक है, कितना आ गया 2450, और वो भी माइनस में। ठीक है, यानी कि ये ऐसे जाके इधर कहीं रुकेगा। तो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस होगी, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा इधर बना देता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला,
तो ये ऐसे जाके ऐसे और यहाँ कहीं है, जो इधर से कितनी दूर है, 2450 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ओरिजिन से होगी वो डिस्टेंस, आगे कितना गया था नहीं पता, आगे पता करना है तो उसका भी तरीका बता रहा हूँ कि कितना आगे गया होगा। समझ में आया बच्चे? फिर पूछ रहा है 11 सेकंड पे बताओ। तो पहले में ये पता करना होगा कि इस जगह आके इसकी स्पीड कितनी रही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड है u, तो इसकी स्पीड पता करने के लिए आप फिर इक्वेशन लगाओगे v इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एम इंटू टी, ऐसे, और u होगा 5 थी ना बच्चे इसकी स्पीड, माइनस एफ अपॉन एम 100, मास कितना है इसका 2, और टाइम कितना 10 सेकेंड, 50 हो गया। ठीक है, 400 न्यूटन है और ये 50। तो ये हो गया बच्चों 25 में 100 गुना हो के 2500 ही होता है ना। हाँ, तो यहाँ अच्छा ये थोड़ा रह गया, माइनस ये हो जाएगा बच्चों 5000। ठीक है, ये हो जाएगा 54995, है ना, अप्रोक्सीमेटली इतना, और माइनस में इसका लिए इतना इधर की तरफ है, इतनी स्पीड। अगले 1 सेकंड देखो, 11 पे पूछा है, 10 सेकंड तक तो इतनी स्पीड है, उसके बाद फोर्स हट गया तो फिर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा ना। तो अगले 1 सेकंड में और फर्दर डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये, 1 सेकंड में स्पीड कांस्टेंट है, तो v इंटू 1 सेकेंड, यानी कि 4995, मतलब ऐसे। ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस ये और जोड़ो। ठीक है, तो टोटल ओरिजिन से आ जाएगी ना डिस्टेंस, इधर कितनी पोजीशन है इसकी 11 सेकंड पे, तो 2450 प्लस 4995, समझ में आना चाहिए बच्चों। ओरिजिन से डिस्टेंस इतनी, तो ये आ ही चुका पोजीशन, और जब ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा 1 सेकंड ये यूनिफॉर्म मोशन चलेगा इतनी स्पीड से, तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना डिस्टेंस, तो 1 सेकंड बचा, तो ये पोजीशन आ गई इसकी। ठीक है, ऐसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा अपनी। अब देखो, ये वेलोसिटी पता कर ली। अगर आपको डिस्टेंस की नॉलेज करनी हो तो यहाँ ना इस जर्नी में टर्निंग पॉइंट है, याद करो क्या तरीका सिखाया था कि टर्निंग पॉइंट पे आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 कर लो। अगर आप फाइनल वेलोसिटी 0 कर ले, तो मैं कर देता हूँ इसी में वो क्वेश्चन, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना ये आगे गया होगा। तो देखो, v इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एम इंटू टी, 0, u कितना है 5 माइनस एफ 100, और टाइम कितना है बच्चों, कहाँ गया वो तो हमें पता करना है ना कब 0 होगा। मास देख लेते हैं 2, है ना, तो ये हो गया t इक्वल टू 10, देखो 5 इक्वल टू यार 100/2 t, तो t आ जाएगा 10/100, तो 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड में ये रुकेगा और फिर वापस भागेगा। ये टर्निंग पॉइंट आ गया। तो इसमें डिस्टेंस पता कर लो, x इक्वल टू यू टी माइनस एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू ये रख दो, ये आगे पता लग जाए कितना आगे गया होगा। तो जितना आगे गया फिर उतना ही वापस आएगा, वो डिस्टेंस डबल कर लो, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी ये, और फिर वो डिस्टेंस जो पोजीशन थी वो जोड़ के टोटल डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हो पता। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये थे इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिक क्वेश्चन। अब कई बार इसको इंक्लाइंड प्लेन पे भी लगाना पड़ सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन है सर वेरिएबल हो जाए तो जो वेरिएबल फोर्स हो जाता है ना, तो या तो इंटीग्रेशन काम आता है, ये हमारे पास बहुत सारे और हथियार हैं जिन्हें हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, समझ रहे हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करना मतलब बदतमीजी सी है, कुछ फायदा नहीं होगा। ये एंगल थीटा, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ब्लॉक है h हाइट पे रखा हुआ है, समझ रहे हो बच्चों, ये हाइट h अलग से दे रखी होती है, ये होती है बच्चों लेंथ, ये L लेंथ इंक्लाइंड प्लेन की। ठीक है, कई बार साइन थीटा दे रखा होता है, ऐसे लैंग्वेज में लिख रखा होता है, जैसे 2 मीटर इन 30 मीटर। ये बहुत ध्यान से सुनना, मैथ्स वाले स्टूडेंट स्पेशली। इसका मतलब है कि 30 मीटर लेंथ चलने पे 2 मीटर हाइट आती है, तो ये h की वैल्यू है 2 मीटर और ये लेंथ की, तो यहाँ से आपको एंगल पता लगता है इंक्लिनेशन का। ठीक है, अब देखो जैसे ये मास यहाँ रखा है,
हमने इसे फ्री छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन मैंने वैसे भी नहीं पढ़ाया, तो हमें पता करना है कितने एक्सेलेरेशन से गिरेगा। तो देखो ये mg, ये एंगल थीटा, समझ रहे हो बच्चों, एंगल थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स बच्चों नहीं है, फ्रिक्शन हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखो ये कितना होगा, mg का इधर कंपोनेंट mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा। तो देखो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रहेगा बच्चों, लेकिन इधर तो एक्सेलेरेट करेगा ना किसी एक्सेलेरेशन से, mg sin थीटा कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर इसका बीडी बनाओ आप, तो mg sin थीटा और ये एक्सेलेरेशन, तो न्यूटन अंकल ने हमें बताया था कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है ma। नेट फोर्स कितना हो गया बच्चा, mg sin थीटा इक्वल टू ma, ये हो जाएगा g sin थीटा। क्लियर है? आपको बोल दें यहाँ रेस्ट है, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लगेगा। देखो बच्चों बड़ी इजी सी बात है ये। आप सोचो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो भाई g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, इसका लिए तो कांस्टेंट है, तो न्यूटन की इक्वेशन लगेगी। हाँ बड़े आराम से लगेगी। ये लेंथ L ले लो भाई, पहले इस इक्वेशन को लिखो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u0 a की जगह f/m भी लिख सकते थे, यहाँ से नहीं लिखा, अब l हाफ at स्क्वायर, तो अंडर रूट 2ly a, 2l a की जगह g sin थीटा, और अगर आपको l नहीं दे रखा है तो h बाई साइन थीटा भी लिख सकता, ठीक है। हाइट दे रखी है, तो ये टाइम आ गया। आपसे पूछा जा रहा है स्पीड बताओ बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी। अच्छा देखो मास के इंडिपेंडेंट आ रही है स्पीड, यानी कि छोटा ब्लॉक बड़ा ब्लॉक कोई भी रखो तो स्पीड सेम आएगी। अब स्पीड पता करनी हो तो देखो यहाँ मैं थर्ड इक्वेशन ला देता हूँ। इनिशियल स्पीड 0 है, 2a l अंडर रूट 2al, a 2a की जगह g sin थीटा, ठीक है, और l की जगह h बाई साइन थीटा, है ना। तो h बाई साइन थीटा यहाँ लिख दो बच्चों, ये कट गया, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh आ गया। हैं, ये मज़ेदार बात है। अगर एक पत्थर को आप यहाँ से रिलीज़ करो ऐसे, तो उसकी स्पीड भी यहाँ रूट 2gh होती है, और वो इस रास्ते से आया ना तो भी यहाँ स्पीड 2gh होती है, रूट 2gh सेम है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब अगर अगले चैप्टर्स में सिखाऊंगा, अगर कोई ऐसे भी आएगा ना ब्लॉक, तो भी आगे उसकी स्पीड इतनी होगी, बस स्मूथ होना चाहिए सरफेस, ठीक है। ये मज़ेदार बात है, इसका रीज़न समझेंगे बाद में। तो ये बच्चों मैंने इंक्लिनेशन पे बताया आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। अगली क्लास में बच्चों हम इसके बेहतरीन क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बोल दिया मैंने, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का। पुली के क्वेश्चन, मूवेबल पुली, सीडो फोर्स, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी आज हमने बेसिक्स से शुरू किया इसको। थैंक यू बच्चों।